मौर्य काल में हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया था कि जो चोल, पांड्य, चेर जो राज्य हैं वो मौर्य काल के पड़ोसी राज्य थे। इस तरीके से अर्थशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। तो आज हम संगम जो राज्य हैं या सुदूर दक्षिण के जो राज्य हैं जिसका वर्णन संगम साहित्य में मिलता है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं और देखते हैं कि संगम साहित्य का वर्णन या संगम साहित्य का उद्गम किस तरीके से हुआ और किन किन राजाओं ने वहाँ पर शासन किया। एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी बहुत महत्वपूर्ण भाग रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं संगम साहित्य के बारे में या सुदूर दक्षिण वाले राज्यों के बारे में या संगम काल के बारे में। जैसा कि चित्र में दिख रहा है संगम साहित्य या संगम काल भी लिख सकते हैं इसे, संगम काल। संगम काल में तीन मुख्य राज्य थे दक्षिण में। एक तो चेर, पांड्य और चोल। इन तीन इम्पोर्टेंट राज्यों का अधिक महत्व है। थोड़ा थोड़ा करके इसके बारे में जानते हैं जो कंपटीशन या प्रतियोगिता की तैयारी के लिए आवश्यक है। इसके बारे में पॉइंट जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संगम साहित्य है क्या। संगम साहित्य पांड्य शासकों के संरक्षण में तमिल कवियों की गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसके संरक्षण में? पांड्य शासकों के संरक्षण में तमिल कवियों की गोष्ठियों का आयोजन किया। तमिल कवियों की गोष्ठियों का आयोजन किया गया। किसके संरक्षण में? पांड्य शासक थे, पांड्य शासकों के संरक्षण में तमिल कवियों की गोष्ठियों का आयोजन किया। इन्हीं गोष्ठियों को ही संगम बोलते हैं। संगम या गोष्ठी या मिलन। और इस संगम के दौरान जिन साहित्यों का संकलन किया गया उसे संगम साहित्य बोलते हैं। ठीक है, तो इस समय मुख्यतः जो गोष्ठियों का आयोजन किया गया वो 3 गोष्ठियों का आयोजन किया गया या 3 संगम का आयोजन किया गया, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रखता है कि कौन से स्थान पर आयोजन किया गया, इसके कौन से अध्यक्ष थे, किन किताबों का इसमें संकलन किया गया, इस तरीके से बना लेते हैं। जो प्रथम गोष्ठी का आयोजन किया गया था वो मदुरा में किया गया था और द्वितीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था कपाटपुरम, इसे अलवई भी कहते हैं। थर्ड गोष्ठी का भी आयोजन मदुरा में किया गया था। मदुरा में जिस गोष्ठी का आयोजन किया गया था इसके जो अध्यक्ष थे वो अगस्त ऋषि थे और कपाटपुरम में भी अध्यक्ष जो थे वो अगस्त ऋषि थे। जबकि जो मदुरा की जो थर्ड गोष्ठी का आयोजन किया गया था, थर्ड, इसमें जो अध्यक्ष थे वो नक्कीरर थे। इनको याद रखना है। पहली गोष्ठी में जो किसी भी साहित्य का संकलन नहीं किया गया, किसी भी साहित्य का संकलन नहीं किया गया, लेकिन दूसरी गोष्ठी में एक साहित्य का संकलन किया गया, एक पुस्तक का संकलन किया गया जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, जो एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो किया गया था संकलन उसे तोलकप्पियम कहते हैं, ध्यान रखना, तोलकप्पियम कहते हैं। इसके जो लेखक थे इसी नाम से मिलता जुलता है, तोलकप्पियर, इन दोनों को याद रखना है। जो दूसरी संगम समिति का यह आयोजन किया गया था कपाटपुरम में, अलवई में, उसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि और इसमें जो पुस्तक की संरचना की गई थी वो तोलकप्पियन थे और इसके जो लिखने वाले थे वो तोलकप्पियर थे। ये जो पुस्तक है वो व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। किस व्याकरण का? तमिल व्याकरण का। तमिल व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसमें एक और चीज़ वर्णन मिलती है, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है जो हमने आपको पहले बताए कि कौन कौन सी विवाह होते थे, जैसे राक्षस विवाह हुआ, ब्रह्म विवाह हुआ। इस प्रकार के जो 8 प्रकार के विवाह थे वो इस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है और इसे तमिल व्याकरण की सबसे प्राचीनतम पुस्तक भी माना जाता है। किसे? तोलकप्पियम को।
तो ये थी दूसरी संगति की जानकारी। अब तीसरी संगति की जानकारी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष थे कौन? नक्कीरर थे। इसमें अधिकांश साहित्यों का सृजन किया गया, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आख्यानात्मक साहित्य थे, आख्यानात्मक, और दूसरे थे उपदेशात्मक, उपदेशात्मक। जो आख्यानात्मक साहित्य थे वो वीरता या युद्ध की कहानियों से भरे थे, वीरता या युद्ध की कहानियों से भरे पड़े थे। जबकि जो उपदेशात्मक थे वो नैतिक नियमों से संबंधित थे, इसलिए इसे नैतिक साहित्य भी कहते हैं। नैतिक साहित्य से संबंधित या उपदेशात्मक साहित्य से संबंधित एक प्रसिद्ध पुस्तक है तिरुकुरल। पुस्तक का नाम है तिरुकुरल, इसको भी ध्यान रखना है। इसे तिरुकुरल भी बोलते हैं और कुरल भी बोलते हैं, इन दोनों को ध्यान रखना। इसको जो लिखने वाले थे उसका नाम था तिरुकल्लुवर, तिरुकल्लुवर। तिरुकल्लुवर एक प्रसिद्ध लेखक हैं। अगर इसके संबंध में ध्यान रखना है तो इनकी मूर्ति संसद में भी लगी हुई है, इनकी तिरुकल्लुवर की मूर्ति संसद में भी रखी हुई है। तो तिरुकल्लुवर ने एक रचना की है तिरुकुरम, तिरुकुरल, ठीक है, जो नैतिक साहित्य से संबंधित है। ये तो हो गई संगम साहित्य से संबंधित 3 समितियाँ। पहली समिति मदुरा, दूसरी कपाटपुरम और तीसरी भी मदुरा। और तीनों के जो तीनों समितियाँ हुई किसके संरक्षण में हुई थी? पांड्य शासकों के संरक्षण में। ध्यान रखना, सुदूर दक्षिण में 3 राज्य हैं, चेर, पांड्य और चोल। लेकिन जो समितियों का संकलन, जो समिति संगम साहित्य से संबंधित जो समितियां हुई वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुई थी। इसके अलावा जो 2 महाकाव्य भी संकलन हुए, जो 2 महाकाव्यों का संकलन हुआ, एक का नाम था शिल्पाडीकारम, को याद रखना है, शिल्पाडीकारम, और एक का नाम था मणिमेखलाई। ठीक है, तो 2 साहित्य। इस तरीके से कितनी पुस्तक हो गई हैं? 3 पुस्तक हो गई हैं। एक तो तोलकप्पियम, कितनी पुस्तक हो गई हैं? 3 पुस्तक हो गई हैं। एक तो तोलकप्पियम, एक पुस्तक का नाम, दूसरी पुस्तक का नाम तिरुकुरल, और थर्ड शिल्पाडीकारम, और 4th मणिमेखलाई। 4 पुस्तक का नाम हो गया, चारों को याद रखना है। अब देखते हैं संगमकालीन राज्य जो थे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य थे संगमकालीन राज्य। 3 राज्यों का वर्णन मिलता है, पहले ही बता चुके हैं, चेर, पांड्य और चोल। इन 3 राज्यों का वर्णन मिलता है। जो चेर थे उनकी राजधानी थी वंजी, और इनका एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, इसे लिख देते हैं, एक यहाँ लिख देते हैं राजधानी और एक यहाँ लिख देते हैं बंदरगाह। एक इनके समय में प्रसिद्ध बंदरगाह था मुजरिस, जिसका हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं। जो पांड्य राजा थे उनकी राजधानी थी मदुरा, जबकि एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जिसका नाम है कोरकई या कोलची, कोरकई या कोलची। चोल थे जो इनकी राजधानी थी उरैयूर, उरैयूर, और जो इनका एक प्रसिद्ध बंदरगाह था वो था कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम, जिसे पोहार बंदरगाह भी बोलते हैं, पोहार भी बोलते हैं। ठीक है, तो मुजरिस के बारे में हम बता चुके थे। मुजरिस का किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? मसालों के लिए प्रसिद्ध था। जबकि कोरकई और कोलची काय के लिए प्रसिद्ध था? मणियों के लिए प्रसिद्ध था, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और उरैयूर काहे के लिए प्रसिद्ध था? रंग साज के लिए प्रसिद्ध था उस समय। मतलब यहाँ पर रंग संबंधी या कलर, किसी चीज़ पे कलर करवाना हो तो वो सारे काम किए जाते थे।
जबकि यहाँ पर कोरकई या कोल्ची में मोतियों का व्यापार किया जाता था। और मुजरिस अपने आप में एक मसालों का बंदरगाह था, या मसाले यहाँ से विदेशों में जाया करते थे। मुजरिस अभी भी प्रेजेंट में गवर्नमेंट की, मोदी गवर्नमेंट की मुजरिस से संबंधित योजनाएं चल रही हैं, जो केरल में पड़ता है। ठीक है, तो मुजरिस से संबंधित इसकी योजनाएं चल रही हैं। थोड़ा संगम साहित्य के बारे में। धर्म संगम के समय में धर्म कैसे प्रचलित था या किस तरीके का था? तो धर्म को दक्षिण में फैलाने का काम अगस्त्य ऋषि ने किया था, ध्यान रखना। शिव की आराधना संबंधित साक्ष्य भी मिलते हैं। शिव की आराधना से संबंधित यहाँ पर साक्ष्य पाए गए हैं। और थर्ड जो है, जो देवता, जिस देवता की पूजा की जाती थी, जो देवता प्रसिद्ध था, जो अक्सर एग्जाम में आया है, वो था मुरुगन। ध्यान रखना, मुरुगन सुदूर दक्षिण के देवता थे, जिनके और भी नाम मिलते हैं। मुरुगन को ही स्कंद बोलते हैं, कार्तिकेय बोलते हैं, कार्तिकेय, या फिर बोला जाता है सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। इसके अलावा, मुरुगन के अलावा जो देवता प्रमुख थे वो विष्णु थे, कृष्ण या इंद्र थे। इनको याद रखना हो तो याद रखना, नहीं तो मुरुगन जरूर याद रखना। मुरुगन एक फेमस देवता थे। इसके साथ वही सब चीज़ें हैं। वैदिक जो यज्ञ थे उनका भी प्रचलन था। वैदिक यज्ञ का भी क्या था? प्रचलन था। और दाह संस्कार किए जाते थे। इसके साथ साथ दफनाया भी जाता था, दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, जो सुदूर दक्षिण में धर्म को फैलाने का या प्रचलित कराने का जो साक्ष्य मिलते हैं, वो अशोक के संबंध में भी मिलते हैं। अशोक ने कुछ दूत अपने दक्षिण में भेजे थे, जिसके कारण वहाँ पर एक धर्म प्रचलित हुआ। अशोक ने कौन सा धर्म चलाया था? बुद्ध धर्म। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? बुद्ध धर्म का अनुयायी था, चलाया नहीं था। अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने कुछ दूत भेजे थे जो सुदूर दक्षिण में बुद्ध धर्म को प्रचलित कराने में सहायता की थी, या प्रचलित कराया था, या प्रचार प्रसार किया था। यही दूत श्रीलंका गए थे, जहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। बस यही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे संगम काल के विषय में, वो हमने आपको बता दिए। इन सबको याद रखना। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे याद रखना, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक तो मुरुगन देख लेते हैं, एक तो मुरुगन जिसका नाम था स्कंद, कार्तिकेय या सुब्रमण्यम। ऊपर चलते हैं। ये तीनों पॉइंट याद रखना, चेर के बारे में, पांड्या के बारे में, चोल, इसकी राजधानी और बंदरगाह, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में राजधानी तो इन तीनों की कई बार पूछी जा चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ ये बंदरगाह भी याद रखना, क्योंकि उस समय के काफ़ी प्रचलित और प्रसिद्ध बंदरगाह थे। इसके बारे में हम 3 साहित्य बता ही चुके हैं। एक तो तिरुकुलम, शिल्पाडिकारम, मणिमेखलई और तोलकप्पियम। इनको याद रखना। थैंक यू सो मच।